हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फास्ट एंड फ्यूरियस क्लासेस बार। दिस इज करण कुमार शर्मा और आप जो पढ़ रहे हो ट्वेल्थ एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर 5 दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ऑलरेडी इस चैप्टर में 9 से 10 क्लासेज हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने पहले के क्लासेस को अटेंड नहीं किया है वो पहले के क्लासेस को अटेंड करेंगे, तभी उनको आगे के कंटेंट समझ में आएंगे। कोई भी स्टूडेंट जहाँ तहाँ से वीडियो को जो है देखना शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि वो जहाँ तहाँ से देखेंगे तो उनका सीरीज जो है मिस कर जाएगा। और जब आप सीरीज से नहीं पढ़ोगे तो ये साइंस है बाबू, जब तक आपके दिमाग में इसका सीरीज बना रहेगा तब तक कंटेंट जो है आपको समझ में आती रहेगी। और जब सीरीज जो है वो कहीं पे ब्रेक होगा तो आगे के कंटेंट समझने में आपको काफ़ी कठिनाई होगी। ठीक है ना बाबू? चलिए, लास्ट क्लासेस में हमने कुछ होमवर्क दिया था और स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो होमवर्क को सबमिट नहीं करते हैं। ठीक है ना बाबू? तो आप लोग ऐसा कोशिश कीजिए कि आप कंटिन्यू क्लास कीजिए और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको टाइम पे सबमिट किया कीजिए, जिससे आपको आगे चलकर परेशानी नहीं हो। क्योंकि ये जो होमवर्क है आज बनाइए या कल बनाइए, आपको बनाना ही पड़ेगा बाबू। और ये जो क्लासेस चल रहा है वो आज करिए या वो कल करिए, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पर जरूरी यह है कि समय रहते अगर काम आप निपटाते चले जा रहे हो तो कल के डेट में बर्डन नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो कि आप आज का काम जो है कल पे इस तरह से आप काम को टालते जा रहे हो, तो उस वजह से आपको आगे चलकर काफ़ी कठिनाई होनी है। काम का जो है होमवर्क का बर्डन जो है काफ़ी बढ़ जाएगा, टॉपिक्स के बर्डन काफ़ी बढ़ जाएंगे और आप उलझ के रह जाओगे और इसका सीधा असर जो है आपके रिजल्ट पे पड़ेगा। ठीक है ना बाबू? चलिए, तो हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि पिछले क्लास में हमने जो होमवर्क दिया था उसका क्या कंक्लूजन है। ठीक है? तो होमवर्क को हम देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो होमवर्क, ये 10वें दिन का होमवर्क है। आज जो क्लास चल रहा है वो 11वां दिन चल रहा है बाबू। ठीक है ना? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था, हु डेवलप्ड चेकर बोर्ड, यानी वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने चेकर बोर्ड को विकसित किया। ठीक है ना? तो चेकर बोर्ड का जो विकास करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे आरसी पनेट। हम बार बार नाम लेते हैं इसका, जब भी हम चेकर बोर्ड बनाते हैं, पनेट स्क्वायर बनाते हैं, उस तब हम क्या है, आरसी पनेट का नाम लेते हैं। चेकर बोर्ड को पनेट स्क्वायर भी कहा जाता है, पनेट स्क्वायर भी कहा जाता है। ठीक है ना बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ स्वीट पी। व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ स्वीट पी, यानी मीठा मटर का जो है वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो मीठा मटर का वानस्पतिक नाम जो था वो लेथाइरस ओडोरेटस था। ठीक है ना? लेथाइरस ओडोरेटस था। ठीक है ना? गार्डन पी का, ये तो आप पहले से पता है, गार्डन पी जो है वो आपका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था मेंडल का। ठीक है? इसका जो बोटेनिकल नेम था पाइसम सेटाइवम था, पाइसम सेटाइवम था। और ये क्वेश्चन देने के पीछे मकसद ये था बाबू कि बच्चा क्या हो जाता है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है। वो स्वीट पी का भी आंसर यही करके चला जाता है और गार्डन पी का भी आंसर यही करके चला जाता है, बट ये दोनों अलग अलग स्पेसीज है, ध्यान रखिए। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है, क्रिस क्रॉस वंशागति क्या होता है। तो यदि फीमेल का, यानी कि यदि मेल का लक्षण जो है वो आपको फीमेल में देखने को मिले और फीमेल का जो लक्षण है वो मेल में देखने को मिले, तो इस तरह के इनहेरिटेंस को हम लोग क्या कह लेते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसको ऐसे भी हम लोग डिफाइन करते हैं कि मदर का जो कैरेक्टर है अगर वो सन में देखने को मिले और फादर का कैरेक्टर जो है डॉटर में देखने को मिले, तो इस तरह के इनहेरिटेंस को हम लोग क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कह लेते हैं। व्हाट आर हॉलैंड्रिक जीन्स क्या होते हैं? तो ऑल दी जीन्स दैट प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम इज नोन एज हॉलैंड्रिक जीन। ठीक है ना? तो वो जितने भी जीन्स जो होते हैं वो वाई क्रोमोसोम पे जो भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं, वाई क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट जो भी जीन्स होते हैं वो सारे जीन्स को हम लोग क्या कह लेते हैं, हॉलैंड्रिक जीन्स कह लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो बताना था। सबसे पहले बताना था कि मेंडेलियन जो डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस था इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या था। वो सेम था बाबू आपका 1:1:1:1:1
1, ठीक है ना। डायहाइब्रिड क्रॉस का 1:1:1:1:1, ये जीनोटिपिक रेशियो भी यही था और फिनोटिपिक रेशियो भी यही था। मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या था, फिनोटिपिक रेशियो क्या था। तो फिनोटिपिक जो रेशियो था वो था 9:3:1 था, और जो जीनोटिपिक रेशियो था वो था, हमने बताया था 12:24:12:1, 12:24:12:1, और सबके बीच में क्या करना है, आपको रेशियो पुट कर देना है, अनुपात पुट कर देना है। ये रेशियो था आपका मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है ना। कोडोमिनेंस का क्या था रेशियो, तो कोडोमिनेंस का फिनोटिपिक जो रेशियो था वो था 1:2:1, और जीनोटिपिक रेशियो भी सेम था 1:2:1, ठीक है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंट का भी रेशियो जो था वो कोडोमिनेंट के जैसा ही था, यानी 1:2:1 था, और जीनोटिपिक रेशियो क्या था, 1:2:1 था, ठीक है। कपलिंग का जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो क्या था बाबू, तो यहाँ पर कपलिंग का जो था वो था 7:1:1:7 था, और रिपल्सन का 1:7:7:1 था, ठीक है ना। तो ये जो था आपका किसका, रिपल्सन और कपलिंग का। Who gave the hypothesis of coupling and repulsion? सीधी सी बात है, कपलिंग और रिपल्सन की अवधारणा किसने दिया था, किसने प्रस्तुत किया था, तो बैटसन एंड पनेट ने किया था। बैटसन एंड पनेट ने किया था, ठीक है। बैटसन को जो है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है। और पनेट जो है इसने पनेट स्क्वायर दिया था, पनेट स्क्वायर दिया था, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो हमने बताया था कि लिंग संलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है ना। तो लिंग गुणसूत्रों की व्यवस्था के अनुसार किसी लक्षण का स्थानांतरित होना ही कहलाता है लिंग संलग्न वंशागति या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसका डेफिनेशन हम बता चुके हैं, तो ये आपके होमवर्क था, ठीक है ना बाबू। चलिए आगे चलते हैं, और हमने पिछले क्लास में समझने का कोशिश किया था मॉर्गन द्वारा किया गया डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना। मॉर्गन द्वारा किया गया डायहाइब्रिड क्रॉस को हम लोग समझने का कोशिश किए थे, ये है F1 जनरेशन, ठीक है। इसके बाद क्या है, F2 जनरेशन हम निकाले थे। इसमें थोड़ा सा बाबू यहाँ पर जो है मिसमाइंड हो गया था, जब हम क्या कर रहे थे, गैमीट का फॉर्मेशन कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर किया भी था कि जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर जो है प्लस छूट गया था, y पर जो है प्लस छूट गया था, जिसकी वजह से पूरा डेटा खराब हो गया, ठीक है ना। तो थोड़ा डेटा खराब नहीं हुआ, आप कह सकते हो कि लास्ट का जो कंक्लूजन है वो 100% सही है, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। और ये डेटा जो बनने हैं बाबू वो मेंडल के जो डायहाइब्रिड क्रॉस है उसी की तरह डेटा बनते हैं, तो डेटा में कोई डिफरेंसेस नहीं आने हैं, ठीक है। जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो 98.7% ही होंगे, और न्यू कॉम्बिनेशन जो है 1.3%। और इम्पोर्टेंट ये थिंग्स था, तो हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे फोकस कर रहे थे, इसलिए क्या है कि हम डेटा को ज़्यादा तवज्जो दे नहीं रहे थे, ठीक है। लेकिन आप स्टूडेंट हो और आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हो कि आपको गलत और सही का जो है वो डिफरेंस पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी नॉलेज आपके पास है या फिर जो भी नॉलेज आप सीरीज से प्राप्त करते जा रहे हो उसके अनुसार अगर आप गलत और सही को पकड़ पा रहे हो तभी आप हम समझ पाएंगे कि नहीं, आप जो पढ़ाई कर रहे हो रियल में वो पढ़ाई जो है आप सही तरीके से कर रहे हो। आप मेरा हर एक लिखा हुआ जो चीज़ है उसको आप सही मान के आगे बढ़ रहे हो, तो इसका मतलब आप जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं आँख मूंद के कर रहे हो, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पर ये चीज़ हम डायहाइब्रिड क्रॉस में गैमेट किस तरह से बनते हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर वो नॉलेज आप लोगों के पास है तो उस अनुसार आप यहाँ पे कह सकते थे, लाइव चैट का नीचे ऑप्शन आता है बाबू, वहाँ पे बता सकते थे कि सर आपने जिस तरह से आप क्लास में कहते हैं ना बाबू कि हाँ टीचर लगातार बताते जा रहे हैं, कहीं पे वो छूट जाता है, ठीक है ना, वो मिस माइंड हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी जो है गलती जो है वो आगे चलकर बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर जब स्टूडेंट लाइव बैठा होता है तो उस वक्त स्टूडेंट बताता जाता है तो मिस्टेक्स जो है ना के बराबर होता है, ठीक है ना बाबू। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक्स जो थोड़ा सा मिस माइंड हमसे ही हो गया था,
हमने यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन के दौरान हमने क्या किया था कि एक जगह प्लस हमने नहीं दिया, और जिसकी वजह से पूरे डेटा पे जो है इसका इफेक्ट पड़ गया। तो हम इस पे थोड़ा सा सुधार कर लेंगे डेटा को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि मिस्टेक जो हुए थे वो तीसरे नंबर गैमेट में हुआ था, और तीसरा नंबर गैमेट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 2 जगह के संतानों में हमने पुट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। और एक और जगह पे होने हैं आपके, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इस जगह पर जो है प्लस हो जाएगा। अब सुधार कर लेना, अपने कॉपी में अगर लिखा हो तो आप सुधार कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से अब जो ये डेटा हो गया ये एक्यूरेट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम इसके अनुसार इस तरफ भी सुधार कर लेंगे। कौन सा नंबर गैमेट था, ये तीसरा नंबर गैमेट था। तो तीसरा नंबर गैमेट जो है 5 से बनने शुरू हुआ है, तो ये पांचवा नंबर, पांचवें नंबर संतति में क्या आया है, तो बडी कलर के लिए जो जीन्स आया है वो आया है बाई प्लस और दूसरा वाई, और उसके बाद WW ही है। तो इस तरह से ये जो संतति है इसमें जो कैरेक्टर हो जाएंगे वो कैरेक्टर हम बाद में लिख लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट में भी आपका क्या है, जो फीमेल बना था, मेल बना था, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। उसके आगे हम चले जाते हैं लास्ट वाले में, तो लास्ट वाले में यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएंगे। हालांकि अगर ये हुआ होगा तो एक जगह तो सही था, दूसरे जगह पर प्लस का साइन छूट गया था, ठीक है। तो यहाँ प्लस हो जाएगा और अगेन यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से अब हम क्या करेंगे, संतति को लिखेंगे। तो y प्लस है तो जाहिर सी बात है जो बडी होगा वो y प्लस है, ठीक है। तो प्लस मतलब भूरा ना, तो इसका जो बडी हो जाएगा भूरा हो जाएगा, आँख जो हो जाएगा वो सफ़ेद हो जाएगा। WW है तो आँख जो है वो सफ़ेद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, y प्लस और W है, अगेन ये भी सेम ही होगा, भूरा और सफ़ेद होगा, ठीक है। y प्लस प्लस है तो ये तो ऑलरेडी सही था, तो ये हो जाएगा आपका भूरा, और अगेन भूरा के साथ जो है W प्लस है तो लाल हो जाएगा, और ये लास्ट वाले जो है ये भूरा के साथ क्या हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे। भूरा के साथ जो है लाल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब रिकम्बिनेशन को चेक कर लेते हैं कि रिकम्बिनेशन कहाँ कहाँ पे है। तो रिकम्बिनेशन आपको यहाँ तो देखने को मिला ही ना बाबू, जो पैतृक था, जो पिताजी थे, सॉरी माताजी जो थे, माताजी, ठीक है, जो फीमेल थे वो कैसे थे, तो फीमेल का बॉडी जो था वो पीला था और आंखें सफ़ेद थी। इसका मतलब जो भी संतति ऐसा होगा वो अपने माता पे गया है, यानी एक पैतृक जनरेशन जैसा है बिल्कुल, ठीक है। और जो नर है उसका जो बॉडी था वो भूरा था और आंखें जो थी लाल थी। इसका मतलब एक्यूरेट ऐसा दिखाई देने वाला जो संतति होगा वो भी पैतृक लक्षण को प्रदर्शित कर रहा होगा। और इसके अलावा अगर दूसरे कॉम्बिनेशन है तो रिकॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले में देखा था पीला के साथ सफ़ेद है, हाँ एक संतति पीला के साथ सफ़ेद है, ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन है। पीला के साथ सफ़ेद पैरेंटल कॉम्बिनेशन है, पीला के साथ लाल है, कोई भी इनके जो कोई भी जनक जो है पीला के साथ लाल नहीं है। आपको दिख रहा है पीला के साथ सफ़ेद है, पीला के साथ लाल नहीं, मतलब ये रिकॉम्बिनेशन है, पीला के साथ रिकॉम्बिनेशन। भूरा के साथ सफ़ेद, भूरा के साथ सफ़ेद, देखिए भूरा के साथ सफ़ेद दोनों में से कोई नहीं है, पहला पीला सफ़ेद है और दूसरा जनक जो थे भूरा और लाल थे। यहाँ पर क्या आ रहा है, भूरा के साथ सफ़ेद आ रहा है, तो अगेन ये जो है रिकॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब देखिए आप भूरा के साथ सफ़ेद, अगेन ये भी क्या है, रिकॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेशन। भूरा के साथ लाल, हाँ फीमेल जो मेल थे यानी इनके जो पिताजी थे वो या फिर आप कह सकते हो इनके दादाजी जो थे वो भूरा के साथ लाल थे, तो ये ठीक है, ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन है और ये भी क्या है, पैरेंटल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है रिकॉम्बिनेशन जैसा लक्षणों को शो कर रहा है, और बाकी जो है ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन को शो कर रही है, पैरेंटल कॉम्बिनेशन और ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये डेटा सेम ही रहेगा बाबू, लेकिन उनका जो फिनोटाइप, क्योंकि वो जीनोटाइप को नहीं देख रहे थे, वो तो फिनोटाइप को देख रहे थे ना, कि उनके पास जितनी भी जो मक्खियाँ हैं, जितनी भी ड्रोसोफिला है,
उनमें से उन्होंने काउंट करके परसेंटेज निकाला कि कितने मक्खियाँ जो है अपने दादा और दादी पे गया है, और कितनी मक्खियाँ जो है, ठीक है, या दादा दादी या पिता पे गया है या माता पे गया है, पेरेंटल कम्बिनेशन, और कितनी जो है जो न्यू कम्बिनेशन को बना रहा है। तो परसेंटेज इनका वही था, परसेंटेज में कोई चेंजेस नहीं होगा, 98.7%, और रिकम्बिनेशन क्या था, 1.3%। क्लियर ना। तो इसी तरह से ये इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने क्या किया है, क्रॉस ए किया है, ठीक है ना, क्रॉस ए किया है। जैसे कि हमने बताया था कि एनसीईआरटी के अंदर ये दिया हुआ है। अब इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो है क्रॉस ए किया है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस बी करेंगे, ठीक है ना। तो क्रॉस बी में जो भी लक्षण है उसके अनुसार हम क्रॉस बी करेंगे और क्रॉस बी की तुलना करेंगे, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ से जो है आपका ये क्रॉस बी शुरू होता है, ठीक है ना। तो क्रॉस बी जो है, इसमें सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे, क्रॉस बी के लिए इन्होंने कौन कौन से लक्षणों का चुनाव किया। तो अगेन इन्होंने मादा को लिया, और वो जो मादा थे अगेन पिछली बार भी शुद्ध अप्रभावी थे, इस बार भी शुद्ध अप्रभावी है, ठीक है। फिर इन्होंने एक नर को लिया, सॉरी यहाँ पे साइन नहीं, हम साइन भी दे दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर आपको कठिनाई ना हो जाए। तो यहाँ पर नर है, और नर जो है बिल्कुल प्रभावित है, दोनों लक्षण के लिए प्रभावी, क्योंकि डायहाइब्रिड क्रॉस है तो दो लक्षण का सिलेक्शन करेंगे ये, ठीक है। चलिए अब इस साइड क्या करते हैं हम लोग, लक्षण को लिख लेते हैं। लक्षण को लिख लेते हैं। लक्षण जो फर्स्ट है, लक्षण जो फर्स्ट इन्होंने लिया वो आंखों का रंग, पिछले बार भी आंखों का रंग लिया था, इस बार भी आंखों का रंग लिया है, ठीक है ना, आंखों का रंग। तो पिछले बार जो लिया था उन्होंने, पहले लिया था शरीर का रंग और फिर लिया था आंख का रंग। इन्होंने पहले लिया आंख का रंग, और उसके बाद दूसरा जो लिया वो नए लक्षण को लिया, पंख की लंबाई को, पंख की लंबाई को लिया, ठीक है, पंख की लंबाई को लिया। अब क्योंकि जिस तरह से आंखों के रंग के लिए दो तरह के मक्खी उनके पास थे ना बाबू, जो मादा थे उन्होंने एक का आंख जो है वो सफ़ेद होता था, एक का आंख जो है लाल होता था। इसी तरह से पंख की लंबाई के अनुसार ना ये जो ड्रोसोफिला होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। कुछ तो ड्रोसोफिला ऐसे होते हैं जिनके पास पंख ही नहीं होता, नो फ्लाई, ठीक है। आप इधर पिक्चर देखिए, कोई पंख ही नहीं होता। कुछ तो ऐसे होते हैं जिसमें वेस्टिजियल पंख होते हैं, यानी पंख होते हैं लेकिन वो कोई काम का नहीं है, एकदम काफी अल्प विकसित पंख इसमें देखने को मिलता है, ठीक है, कोई काम का ही नहीं होता, वेस्टिजियल अब्सेसियन की तरह होते हैं। एक होता है मिनिएचर, इनके पंख होते हैं, काम भी करते हैं, और पंख की सहायता से ये ड्रोसोफिला उड़ते भी हैं, लेकिन ये शॉर्ट होते हैं, मिनिएचर शॉर्ट फ्लाई इनके पास होता है। एक तो होता है वाइल्ड टाइप का, ठीक है, जिसमें जो पंख होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, जिसमें जो पंख होते हैं वो क्या होता है, लॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि पंख के हिसाब से दो मक्खियों का सिलेक्शन किया। एक तो पंख ऐसे थे, एक ड्रोसोफिला के पंख ऐसे थे जो कि लंबे थे, एक ऐसे थे जिनपे जो पंख थे वो नाटे थे। और पंख की लंबाई को डिसाइड करने वाला जीन जो था वो भी एक्स क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट था। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा के चेक कर चुके थे, ठीक है। इसका मतलब आंखों के रंग का जीन भी क्रोमोसोम एक्स पे, यानी एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को प्रदर्शित करेगा। उसके बाद क्या है, शरीर के रंग का जीन भी कहाँ पे है, एक्स क्रोमोसोम पे ही है। पंख की लंबाई का भी जीन का है, एक्स क्रोमोसोम पे ही है। इसका मतलब इस बार भी जो कैरेक्टर उन्होंने लिया, एक्स लिंक्ड जीन ही लिया, एक्स लिंक्ड ट्रेट को ही इन्होंने सेलेक्ट किया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर होता क्या है बाबू कि आंखों का रंग के हिसाब से मादा जो है अप्रभावी है, तो अप्रभावी लक्षण जो होते हैं वो सफेद होते हैं, तो श्वेत या सफेद हम लिख लेते हैं। आंखों का रंग जो मादा थी इनकी आंखों का रंग क्या था, सफेद था, ठीक है। और नर का आंखों का रंग इसके जस्ट विपरीत होगा, तो लाल था, ठीक है, क्योंकि ये प्रभावी है। उसके बाद क्या है, पंख की लंबाई, तो मादा जो थी उनकी जो पंख थी वो मिनिएचर थे, यानी लघु पंख थे, छोटे थे, लघु पंख थे। और जो नर था उसका पंख जो है लंबा था, यानी कि
दीर्घ पंख थे, दीर्घ पंख थे, पंख लंबा था, बड़ा था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे होता क्या है, सफ़ेद के लिए तो हम वाइट यूज़ करते हैं, वाइट, और इसके लिए रेड। लघु पंख के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिनिएचर वर्ड का प्रयोग करेंगे, मिनिएचर, ठीक है। और दीर्घ पंख के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेगाचर, ऐसे यूज कर सकते हैं। मिनी का मेगा हो जाता है, वाइट का रेड हो जाता है, अपोजिट ट्रेट है ये, ठीक है। तो जो रिसेसिव होता है उसके सिंबल से यहाँ पे डिनोट किया जाता है, रिसेसिव के सिंबल से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये रिसेसिव है, सफ़ेद रिसेसिव है, इसका मतलब आंखों के रंग के लिए जो जीन है वो पहले एक्स पे भी क्या है, डब्लू है, और दूसरे एक्स पे भी डब्लू है, मादा है तो दोनों डब्लू, ठीक है, दोनों एक्स पे। और लाल रंग के लिए जो जीन है वो डब्लू प्लस सिर्फ एक्स पे होंगे, वाई पे जीन तो होंगे नहीं, ठीक है। लघु पंख के लिए हम एम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर रिसेसिव लघु पंख के लिए सिर्फ एम करेंगे, क्योंकि लघु पंख जो होता है रिसेसिव होता है, दीर्घ पंख जो होता है वो डोमिनेंट होता है, तो एम प्लस यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मादा का अगर हम जीनोटाइप और जीनोटाइप को लिखे तो किस तरह से लिखेंगे, तो मादा के पास क्या होता है, दो तरह के, मादा के पास क्या होते हैं, दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर दो एक्स क्रोमोसोम, ये पहला एक्स क्रोमोसोम और ये दूसरा एक्स क्रोमोसोम। सेम जिस तरह से हमने पिछली बार किया था सेम वैसे ही हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम और यहाँ पे वाई क्रोमोसोम, क्लियर है। अब इस पे जीन्स देख लेते हैं, जो जीन्स हो जाएंगे यहाँ पे डब्लू, यहाँ पे डब्लू, डब्लू डब्लू, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ी दूरी पे हम लोग लिखेंगे एम और एम। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डब्लू प्लस और एम प्लस, डब्लू प्लस और एम प्लस। हम गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, तो गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है कंडीशन जो है हेटेरोजाइगस है, सॉरी होमोजाइगस कंडीशन है, तो एक ही तरह का गैमेट जो है मादा बनाएगी। हर एक गैमेट में एक्स क्रोमोसोम होगा और जो जीन्स होंगे वह आंखों के रंग के लिए और पंख की लंबाई के लिए, दोनों के लिए रिसेसिव होंगे, ठीक है। और ये दो तरह के गैमेट को फॉर्म करेंगे, 50% में एक्स और 50% में क्या जाएंगे, वाई जाएंगे। क्योंकि ध्यान रखना है बाबू, गैमेट को ही समझना है, क्योंकि गैमेट ही लक्षणों के जीन को लेकर संतति में जाता है, ठीक है ना। तो जिस तरह के लक्षण के जीन्स के कॉम्बिनेशन गैमेट के अंदर होंगे वही लक्षण जो है संतति में देखने को मिलता है, वही लक्षण जो है संतति में देखने को मिल जाता है। चलिए तो यहाँ पर क्या है, ये एक ही तरह के गैमेट को फॉर्म करेंगे और ये दो तरह के गैमेट, 50% में एक्स होगा और 50% में क्या होगा, वाई होगा। जीन्स इस पे शो कर देते हैं, जीन्स जो होंगे क्योंकि इनके पास तो डब्लू और एम का ही ऑप्शन है, तो डब्लू और एम ही होगा। इनके पास डब्लू है और क्या है, डब्लू प्लस है और एम प्लस है। प्लस माइनस का ख्याल रखिएगा, नहीं तो मेरे जैसा काम हो जाएगा, पिछली बार जैसा हुआ था, ठीक है। अब क्या है, फर्टिलाइजेशन कराते हैं, फीमेल गैमेट जो है मेल गैमेट के साथ जो है फ्यूज करेंगे। जब फीमेल गैमेट मेल गैमेट के साथ फ्यूज करेंगे तब जाकर जो संतति होगा उसमें जो क्रोमोसोम आ जाएंगे, फीमेल से एक्स और मेल से भी एक्स। तो इस कंडीशन में जीन का क्या कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा संतति में, मदर से दोनों लक्षण के लिए रिसेसिव जीन आया है और फादर से दोनों लक्षण के लिए जो है डोमिनेंट जीन आया। हम बार बार कहते हैं बाबू, जिस तरह के कॉम्बिनेशन का जीन गैमेट लेके आएगा, युग्मक लेके आएंगे, नर और मादा युग्मक जिस तरह के लक्षणों के जीन लेके आएंगे संतति में उसी तरह के लक्षण प्रदर्शित होंगे, ठीक है। तो ये तो है मादा, ये जो है ये क्या है, ये मादा हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात तो नहीं है, ये मादा हो जाएंगे। अगर हम इनकी लक्षण देख लें तो इसके लक्षण क्या हो जाएंगे बाबू, तो मादा है और डब्लू प्लस जीन्स है, तो एक रिसेसिव एक डोमिनेंट खुद को प्रदर्शित करेगा। मतलब इनका जो आई कलर होगा वो कैसा होगा आप बता देना जरा सा, वाइट होगा या रेड होगा। ऑब्वियसली जो यहाँ पर आँख का रंग जो होगा वो क्या होगा, लाल होगा, ठीक है। और
M और M प्लस है तो इनके पंख कैसे होंगे, यानी कि इनकी फ्लाई कैसी होगी, पंख यानी फ्लाई। तो फ्लाई जो होंगे इनके, आप लोग खुद ही बता दो, लंबे होंगे या फिर दीर्घ पंख होंगे या लघु पंख होंगे। ऑब्वियसली दीर्घ पंख होंगे, पंख जो लगेंगे वो लंबे होंगे क्योंकि लंबाई वाला जीन डोमिनेंट इनके पास है, दीर्घ पंख होंगे। ठीक है, चलिए दूसरे कॉम्बिनेशन को करते हैं। अगर ये जो है ये फीमेल गैमेट आया होता और ये युग्मक यानी एक्स वाई क्रोमोसोम वाला युग्मक जो है फ्यूज किया होता है तो क्या कंडीशंस बनती। तो कंडीशन ये बनते बाबू, एक्स क्रोमोसोम मदर से मिलता है, वाई क्रोमोसोम फादर से मिलता है। वाई क्रोमोसोम पर तो इसके सापेक्ष कोई जीन होगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो एक्स क्रोमोसोम है वो अपने साथ दोनों का दोनों जीन रिसेसिव लेके आता, और ये संतति जो होता है एक एक्स है और एक वाई क्रोमोसोम है, तो ऑब्वियसली ये संतति जो है नर होता है। ठीक है, और नर के अंदर आई कलर जो देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, तो ऑब्वियसली आई कलर, डब्लू और एम ही जीन है ना बाबू। डब्लू है मतलब वाइट होगा, एम है तो लघु पंख होंगे, यानी कि आंखों का रंग जो होगा वो सफेद होगा। आंखों का रंग जो होंगे वो क्या होंगे, सफ़ेद होंगे। और आपको जो आपका पंख की लंबाई है यानी फ्लाई की जो हाइट है वो क्या देखने को मिलेगी, जो फ्लाइट होगा ना, जो फ्लाई होंगे पंख जो होंगे वो एम है तो भाई ऑब्वियसली यहाँ पर जो है लघु पंख लगने हैं बाबू, रिसेसिव है ना, लघु पंख लगने। ठीक है, तो इस तरह से सीधा सीधा बिना कोई रिकम्बिनेशन बनाए हुए सीधा से सीधा क्या हुआ कि मदर के जो कैरेक्टर हैं वो बच्चे में सीधा ट्रांसफर हो गया। ठीक है ना, बच्चे में, और बच्चे में भी किस में, नर में ट्रांसफर हो गया। माता के लक्षण जो है बेटे में देखने को मिल रहा है और पिता के लक्षण जो है बेटी में देखने को मिल रहा है। मतलब अगेन यहाँ पर क्या हो गया, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। चलो इतनी तो आपको पहले से ही समझ है। अब हम क्या करेंगे, ये जो निकला है F1 जनरेशन, और इसका प्रयोग करके हम क्या करेंगे, F2 जनरेशन को निकालेंगे। F1 जनरेशन को, F2 जनरेशन को निकालेंगे। ठीक है, तो F2 जनरेशन को जब निकालेंगे तो इसको यूज में लाएंगे हम, ये फीमेल को और ये मेल को यूज में लाएंगे। ठीक है, तब जाकर निकलेगा F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं F2 जनरेशन के लिए F1 जनरेशन से हम क्या करते हैं, एक फीमेल को लेते हैं, और F1 जनरेशन से हम लोग क्या करते हैं, एक मेल को लेते हैं और इन दोनों के बीच में क्रॉस करा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक फीमेल को लेते हैं और एक मेल को लेते हैं। फीमेल के पास होगा 2 एक्स क्रोमोसोम, ये एक एक्स क्रोमोसोम, ये दूसरा एक्स क्रोमोसोम, और मेल के पास भी ये एक्स क्रोमोसोम और दूसरा क्या होगा, वाई क्रोमोसोम। जीन्स क्या होंगे, आपने देखा था कि मदर के लक्षण जो है वो बेटे में देखने को मिला था, यानी कि इसके पास हो जाएगा आपका आंखों के रंग के लिए वाइट और पंख के लिए नीच। ठीक है, और जो पिता का लक्षण है वो माता में बेटी में देखने को मिला था। तो इनके पास जो है एक क्रोमोसोम मदर से आया था और एक क्रोमोसोम जो है फादर से आया था। फादर से जो आया था वो डोमिनेंट था। ठीक है, M प्लस, फादर से जो आया था वो डोमिनेंट था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो गैमीट के फॉर्मेशन के लिए हमको पता है ना, हमको जीनोटाइप को देखना पड़ता है बाबू। तो जीनोटाइप यहाँ पर क्या है, W है, फिर W प्लस है, फिर M है और M प्लस है। इसका मतलब दोनों का दोनों हेट्रोजाइगस है ना, तो दोनों का दोनों हेट्रोजाइगस है। इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि जो गैमीट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, तो 2 पे पावर n फॉर्मूला होता है, यानी 2 पे पावर n आप यहाँ पे कह सकते हो जितना हेट्रोजाइगस कंडीशन है 2 पे पावर 2 इक्वल टू 4, यानी 4 टाइप के गैमेट्स यहाँ पे बनने हैं। ठीक है, तो हम 4 टाइप के गैमेट्स यहाँ पे बना देते हैं। तो पहला जो गैमेट बनेगा
आपको अच्छे से पता है, हम एक साइड में लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। पिछले बार यहीं पे जो है हम भी मिस्टेक कर दिए थे। तो W था और W प्लस था, ठीक है। और एक साइड हम क्या लिख लेते हैं, M और M प्लस लिख लेते हैं। और कुछ करना नहीं होता, पहले वाले को लेते हैं, ठीक है, और पहले वाले से मिला देते हैं, तो W और M आ जाएगा। फिर पहले वाले को ही लेंगे, दूसरे से मिला देते हैं, तो क्या हो जाएगा, W और M प्लस हो जाएगा। फिर दूसरे वाले को लेते हैं, पहले से मिला देते हैं, तो W प्लस और M हो जाएगा। और फिर दूसरे वाले को लेते हैं और दूसरे से मिला देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका W प्लस और M प्लस। तो यही 4 तरह के गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, ये 4 प्रकार के गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये 4 तरह के जो गैमेट्स बनेंगे बाबा, ये पहला गैमेट्स, ये दूसरा गैमेट, ये तीसरा गैमेट, और यहाँ पर चौथा गैमेट। हम 4 गैमेट्स को फॉर्म किए, ठीक है। चारों अलग अलग है, एक साथ नहीं है। इसके पास जो जीन्स आएगा वो क्या आएगा, W और M आएंगे। इसके पास जो जीन्स आएंगे वो क्या आएंगे, एक W होगा और एक M प्लस होगा। इसके पास जो जीन्स आएंगे वो ये होंगे, W प्लस और क्या, M होगा। और इसके पास जो जीन्स आएंगे वो इस तरह के होंगे, W प्लस और M प्लस होंगे, ठीक है। तो ये काम तो हम जस्ट मेंडल की तरह कर रहे हैं, जिस तरह से मेंडल करते थे, ठीक है। और यहाँ जो मेल है, ये भी 2 तरह के गैमेट्स को फॉर्म करेगा। ये भी 2 तरह के गैमेट्स को फॉर्म करेगा। 50% जो गैमेट होगा एक्स क्रोमोसोम, 50% में जो होगा वो वाई क्रोमोसोम, ठीक है। और यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन नहीं होगा, बिकॉज ये दोनों जो है हेट्रो जाएगा, हेट्रोलोकस क्रोमोसोम है, W और M। इस पर तो कोई जीन्स होता ही नहीं। अब होगा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या है, एक फीमेल गैमेट लेते हैं और फिर दोनों मेल गैमेट से फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, दोनों मेल गैमेट से फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, ठीक है। तो पहले से हमने कराया कि अगर मान लेते हैं कि मदर से जो गैमेट मिला है, मदर में जो ओवा बना है उसमें एक्स क्रोमोसोम है और इस तरह के जीन्स हैं, और फादर से जो स्पर्म आ रहा है उसमें इस तरह के जीन्स है, ठीक है। तो दोनों से एक्स क्रोमोसोम ही आ रहा है, मदर से भी और फादर से भी। तो इस तरह से जो संतति होगा, इसके मदर में भी और मदर से भी एक्स क्रोमोसोम मिला संतति को, और फादर से भी क्या मिला, एक्स क्रोमोसोम मिला, ठीक है। तो इस तरह से ये मादा हो जाएगी। और इसके पास जो जीन्स होंगे, मदर से जो जीन्स आए हैं वो W और M, और फादर से जो जीन्स आ रहा है अगेन ये भी W और फिर क्या आ रहा है, M आ रहा है, ठीक है। सेम है बाबू, पिछले बार जैसे हमने किया था सेम वैसे ही कर रहे, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। आप लोग खुद से भी कर सकते हो, लेकिन हमें करना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं तो कर ही देंगे। एक्स क्रोमोसोम मदर से और वाई क्रोमोसोम कहाँ से है, फादर से, ठीक है। अब जीन्स देख लेते हैं। मदर से जो एक्स क्रोमोसोम आया है उसके पास W है, और मदर से और दूसरा M है। एक्स वाई, वाई पे तो कोई क्रोमोसोम होता ही नहीं है ना बाबू, ठीक है। इस तरह से ये जो संतति होगा ये नर उत्पन्न होगा, ठीक है। अब दूसरे पे चलते हैं। इसको हम, ये मादा जो युग्मक है उसमें इस तरह के क्रोमोसोम है, और पिता का जो गैमेट है वो एक्स क्रोमोसोम वाला है, और जाकर मैच करके युग्मनज का निर्माण कर लिया। तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा कि दोनों से एक्स क्रोमोसोम ही आएंगे, मदर से भी और फादर से भी। मदर से भी एक्स क्रोमोसोम और फादर से भी एक्स क्रोमोसोम। और इस कंडीशन में क्या है कि जो मदर से एक्स क्रोमोसोम आया है उस पर जो जीन्स है वो आंखों के कलर के लिए W है और पंख के लिए M प्लस है, ठीक है। और जो फादर से आया है वो W है और M है। चलिए नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, ये एक्स क्रोमोसोम वाला जो गैमेट है अगर ये Y के साथ मिला होता तब जाकर क्या कंडीशंस आती,
तो कंडीशन यही आता बाबू कि एक्स क्रोमोसोम होता संतति में, फिर दूसरा क्या होता वाई क्रोमोसोम होता, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, आंखों के रंग के लिए जो जीन होते हैं वो डब्लू होते हैं, और पंख के लिए जो जीन होते हैं वह एमओ प्लस होते हैं, एमओ प्लस होते हैं। यहाँ लिख देते हैं एम प्लस होते हैं, उठा के फिर से लिख देते हैं एम प्लस होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट गैमेट है, उसके साथ हम फ्यूजन करवाते हैं। ये गैमेट अपने साथ जो है एक्स क्रोमोसोम लेके आया, और ये गैमेट जो है अपने साथ एक्स क्रोमोसोम लेके आया। तो एक्स एक्स यानी कि जो है स्त्री यानी कि फीमेल हो जाएगी। तो एक्स क्रोमोसोम मदर से भी और एक्स क्रोमोसोम फादर से भी आए। इस तरह के कंडीशन में क्या देखने को मिला, जो मदर से एक्स क्रोमोसोम आया है इस पर जो जीन्स है आई कलर के लिए वो डब्लू प्लस है, और पंख के लिए जो है वो एम है, क्लियर है। और जो फादर से आया है इस पर डब्लू है और दूसरा क्या है एम है। चलिए नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, यही गैमेट अगर ये जो है एक्स के साथ फ्यूज किया होता तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिलता, एक्स क्रोमोसोम जो है मदर से और वाई क्रोमोसोम जो है फादर से, ठीक है। जीन्स का अरेंजमेंट देख लेते हैं। जो जीन्स आया होगा मदर से वो क्या होगा, आई कलर के लिए डब्लू प्लस और पंख के लिए एम होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी देखते हैं, नेक्स्ट गैमेट को। ये जो गैमेट है इस गैमेट के साथ फ्यूज हुआ होता तो क्या कंडीशंस आती, कंडीशन जो आता वो इस ढंग का होता कि मदर से भी एक्स मिलता और फादर से भी एक्स मिलता, और जो जीन्स होते इसके ऊपर वो इस तरह के होते, आई कलर के लिए डब्लू प्लस और पंख के लिए भी एम प्लस, और फादर से जो आता वो डब्लू आता और एम आता, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट प्रोबेबिलिटी बन रही है कि मदर से अगर एक्स आए और फादर से जो है वाई आए तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में ये होगा बाबू कि मदर से आ गया एक्स और फादर से आ गया वाई, ठीक है। तो जो संतति होगा वो मेल होगा, और इसके में जो लक्षण जो होंगे के लिए जो जीन होंगे वो डब्लू प्लस और क्या है एम प्लस, ठीक है। तो इस तरह से जो है इतनी प्रोबेबिलिटी जो है हमको देखने को मिल रही है। तो ये प्रोबेबिलिटी फर्स्ट है, ये प्रोबेबिलिटी सेकंड है, ये प्रोबेबिलिटी थर्ड है, ये क्या है फोर्थ है, ये 5 है, 6, ये 7, और ये जो प्रोबेबिलिटी है वो 8 है, ठीक है। चलिए ये ऊपर वाले को हम क्या करते हैं मिटा देते हैं, क्योंकि वो चीज़ आपको पता है। इसको हम क्या किए, चलो अब यहाँ पे लिखते हैं एक नंबर। अब एक नंबर को देखना है, ये एक नंबर है इसको देखना है और इसके हिसाब से आपको बताते चले जाना है, ठीक है ना। ये एक नंबर है, इसमें क्या देखने को मिल रहा है, ये सबसे पहली बात दोनों एक्स क्रोमोसोम है तो मादा होगी, ठीक है। जीनोटाइप क्या है, डब्लू है, डब्लू है, एम है, एम है, ठीक है। तो इस तरह से ये किस तरह के दिखाई देंगे, तो डब्लू डब्लू एम एम है, ठीक है। तो डब्लू मतलब क्या, इनकी जो आंखें होगी वो श्वेत होगी, सफ़ेद होगी, इनकी आंखें सफ़ेद होगी, और जो इनके पंख होंगे वह लघु होंगे, पंख जो होंगे वो क्या होंगे लघु होंगे, ठीक है। दूसरा
दूसरा जो है वो नर है, ये जो दूसरा नंबर है ये क्या है, नर है। और इसका जो जीनोटाइप है वो क्या है, W है और M है। तो इस प्रकार से भी ये जो नर है इसमें भी जो लक्षण देखने को मिलेंगे, आंखों का रंग वो सफ़ेद मिलेगा और पंख जो होंगे वो क्या होंगे, लघु होंगे। ठीक है। तीसरा जो है ये फीमेल होगी क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम है। और उसके बाद जो जीनोटाइप है W है, आंखों के रंग के लिए WW, और पंख के लिए एक तो M+ है और एक क्या है, ओनली M है, यानी एक होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस। तो इस कंडीशन में आंखें जो हो जाएगी वो सफ़ेद हो जाएगी, आंखें जो हो जाएगी सफ़ेद हो जाएगी और पंख जो हो जाएंगे वो लंबे हो जाएंगे। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है क्योंकि M+ है, ऑलरेडी M+ है, तो पंख जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, यानी कि दीर्घ आप कह सकते हैं। ठीक है। 3 के बाद हम 4 में चलते हैं और 4 जो है ये क्या होंगे, तो नर होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, जीन W और M+। W मतलब आँख जो होगी सफ़ेद होगा, आँख जो होगा वो सफ़ेद होगा। ठीक है। और पंख जो होंगे वो क्या होंगे, M+ है तो दीर्घ होंगे। चलिए पाँचवा नंबर जो देखने को मिल रहा है क्या है, ये मादा होगी और इसमें जो जीनोटाइप है वो W+ है, W है। ठीक है। उसके बाद M है और M है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसकी जो आँख होगा वो लाल होगा और इनके जो पंख होंगे वो लघु होंगे। पंख जो होंगे वो क्या होंगे, लघु। छठा नंबर ये है, एक X और एक Y, यानी कि ये मेल है और जीनोटाइप क्या है, W+ और M है। इसका मतलब इनकी जो आंखें होंगी वो लाल होगी और इनके जो पंख होंगे वो M है, सिर्फ M है, तो जाहिर सी बात है लघु होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 7वें नंबर। मादा होगी क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम है, मादा होगी। और उसके बाद क्या देखने को मिलेगा कि जीनोटाइप W+ है, फिर W है, हेट्रोजाइगस M+ है और M है, यानी हेट्रोजाइगस। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या देखने को मिला, दोनों हेट्रोजाइगस है, W+ यानी कि लाल, M+ यानी कि दीर्घ। ठीक है। 8वें नंबर क्या देखने को मिल रहा है, ये मेल है और क्या होगा, W+ होगा और M+ होगा। ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि W+ है तो लाल, M+ है तो दीर्घ। M+ है तो दीर्घ। ये सारा काम जो है मेंडल के जैसा हुआ है। ठीक है। लेकिन मेंडल के जैसा हुआ है, तो मेंडल का जैसा हुआ है मतलब एक्चुअल जो रिजल्ट होने चाहिए, एक्चुअल आप कह सकते हो, एक्चुअल नहीं एक्सपेक्टेड कह सकते हो, कि संभावना यहाँ पर ये बननी चाहिए एक्सपेक्टेड। अगर मेंडल के जैसा काम कर रहा है तो एक्सपेक्टेड जो परसेंटेज होना चाहिए फिनोटाइप का, वो कितना होना चाहिए, एक्सपेक्टेड जो परसेंटेज होना चाहिए वो ऑलमोस्ट इतने के बराबर होना चाहिए, 62.5 जो संतति हो, यानी 1000 में 625 संतति ऐसा हो जो कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन को शो करे, जैसे इसके पेरेंट है और लेकिन इसका जो एक्चुअल रिजल्ट और इसका एक्सपेक्टेड परसेंटेज जो हो इतना होना चाहिए, 62.5% जो क्या होना चाहिए, पेरेंटल कॉम्बिनेशन को शो करे। और उसके बाद क्या है कि बाकी का जो बचा हुआ है 37.5% जो संतति हो,
37.5% जो संतति हो वो क्या है, रिकॉम्बिनेशन को शो करे। अगर ऐसा करेगा तो मेंडल का स्वतंत्र अभ्युहन का नियम जो है वो 100% लागू हो जाएंगे। ठीक है, कि जितनी मात्रा में मेल गैमेट बनते हैं, जितनी मात्रा में पैरेंटल कॉम्बिनेशन बनते हैं, उतनी ही मात्रा में क्या होता है रिकॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन होता है। चलिए, इसके मेंडल का, ये तो मेंडल का है, ये जो है ये किसका है, मेंडल का है। ठीक है, अब मॉर्गन का देखते हैं कि मॉर्गन जो है इनका क्या था। तो मॉर्गन का जो रिजल्ट था, एक्चुअल रिजल्ट देखते हैं। एक्चुअल रिजल्ट, मॉर्गन तो क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट करके वो चेक कर रहे थे, वो गिन रहे थे संतति को। ठीक है, तो उन्होंने इस बार जब संतति को गिना तो मान लेते हैं कि उनके पास टोटल जो है 1000 संतति थे। ठीक है, 1000 संतति थे। तो उन्होंने क्या किया कि F2 जनरेशन में जितने भी संतति थे वो सबको काउंट किया। तो काउंट करने के बाद पता क्या चला कि जो 628 जो संतति हैं वो क्या कर रहा है, पैरेंटल कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है, यानी कि अपने पेरेंट जैसा है बिल्कुल भी। और जो बाकी का है यानी कि 372, बाकी जो बचे 372 वो रिकॉम्बिनेशन है। वो क्या है, रिकॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब इस बार जो रिजल्ट आया, पिछले बार क्या था कि पैरेंटल कॉम्बिनेशन काफ़ी अधिक थे और रिकॉम्बिनेशन जो है काफ़ी कम थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, जब हमने लक्षणों को बदला, अलग लक्षणों पे हमने काम किया, तो यहाँ पर जिस तरह के रिजल्ट मेंडल को शो हो रहे हैं लगभग उतना ही रिजल्ट जो है हमारे शो हो रहे हैं। यानी कि 1000 में अगर हम परसेंटेज निकालें कि 1000 में 628 जो है, 628 पैरेंटल कॉम्बिनेशन है, यानी टोटल परसेंटेज का 62.5% है। ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट कितना है, 37.2% है। तो इस बार जो रिजल्ट था उनका, वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो मेंडल का रिजल्ट था उससे बिल्कुल भी ये क्या कर रहा था, मैच कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि इन लक्षणों के लिए मेंडल जो है, मेंडल का स्वतंत्र अभ्युहन का नियम जो है 100% लागू होता है। लेकिन अब मुद्दे वाली बात ये थी कि हमने जब कैरेक्टर को चेंज किया, लक्षण को चेंज किया, तो मेंडल के स्वतंत्र अभ्युहन का नियम लागू हो गया। मेंडल ने जो स्वतंत्र अभ्युहन का नियम दिया था उसके अनुसार जितनी मात्रा में पैरेंटल कॉम्बिनेशन के गैमीट बनते हैं, उतनी ही मात्रा में क्या है, रिकॉम्बिनेशन के गैमीट बनते हैं। यहाँ से पर तो प्रूफ हो रहा है, लेकिन इससे पहले के क्रॉस ए में जो है ये बात प्रूफ नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से संतति जो है रिकॉम्बिनेंट है। तो यहाँ पर ये तो है पिता है, ठीक है। पिता किसे है, W और M है। W और M का मतलब क्या हो जाता है कि इनकी जो आंखें हैं वो सफेद है, इनकी आंखें सफेद है, और इनके जो पंख है वह लघु है। यानी एक पेरेंट ऐसा है जिसकी आंखें सफेद है और पंख जो है लघु है, और एक पेरेंट ऐसा है जिसकी आंखें जो है वो लाल है और पंख जो है वह दीर्घ है। पंख जो है वो क्या है, दीर्घ है। देखिए यहाँ पे सफेद और लघु, सफेद और लघु। तो सफेद और लघु कितने हैं, ये सफेद और लघु, ठीक है। ये सफेद और लघु, ये सफेद और लघु नहीं है, सफेद और लघु नहीं है, सफेद और लघु नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा जो इनका पेरेंट था वो लाल और दीर्घ था। तो देखिए यहाँ पर लाल और दीर्घ दिख रहा है, लाल और दीर्घ दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी पैरेंटल कॉम्बिनेशन है। लेकिन बाकी में क्या है, सफेद के साथ दीर्घ है, सफेद के साथ दीर्घ, इनमें से कोई संतति नहीं है। मतलब बाकी ये जो बचा हुआ है ये रिकॉम्बिनेशन है। तो ये तो डेटा मेंडल के अनुसार बना कि जितनी मात्रा में रिकॉम्बिनेशन है, उतनी मात्रा में पैरेंटल कॉम्बिनेशन है।
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 50% संतति जो है पैरेंटल कॉम्बिनेशन के और 50% संतति जो है रिकॉम्बिनेशन के। ठीक है, तो यहाँ पर मेंडल के नियम लागू हो रहे हैं, लेकिन पिछले बार में डेटा सेम बना था, लेकिन जो फिनोटिपिक रेशियो था यानी कि प्रदर्शन का जो रेशियो था, हमने मक्खियों को गिना तो पता चला कि वहां पर जो रेशियो है फिनोटिपिक रेशियो 98.3% के आसपास जो संतति थे वो पेरेंट के जैसा दिख रहे थे और मात्र 1.3% ऐसे थे जो कि रिकॉम्बिनेशन थे। लेकिन यहाँ पर जो है 37.2% जो कि मेंडल जितना था उतना के आसपास है। इसका मतलब इसके पीछे का रीजन क्या है? ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इस रीजन के आंसर के लिए हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ठीक है ना बाबू, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं आपके एनसीईआरटी में, क्योंकि सारा झमेला जो है हम इसको क्लियर करने के लिए किए थे। क्रॉस ए जो था, ठीक है, इसमें F2 पीढ़ी में क्या हुआ कि जनकीय प्रकार यानी पैरेंटल कॉम्बिनेशन जो थे वो कितने थे 98.7% और जो रिकॉम्बिनेशन थे वो कितने थे 1.3%। इसका मतलब यहाँ पर है कि पैरेंटल कॉम्बिनेशन के जो गैमीट बने थे वो ज़्यादा बने थे और रिकॉम्बिनेशन के जो गैमीट बने थे वो कम बने थे। लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट यानी क्रॉस बी में क्या देखने को मिला कि F1 जनरेशन में जनकीय प्रकार जो था 62.5% था और पुनर्संयोजी प्रकार जो था वो 37.3% था, 2% था, जो कि मेंडल के जो परसेंटेज थे उसके इक्वल थे। इसका मतलब यहाँ पर जो गैमीट बना था वो पैरेंटल कॉम्बिनेशन अधिक बना था और रिकॉम्बिनेशन क्या बना है, रिकॉम्बिनेशन जितना बना है उतना ही पैरेंटल कॉम्बिनेशन, यानी पैरेंटल कॉम्बिनेशन जितना बना है उतना ही क्या है रिकॉम्बिनेशन के गैमीट का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। तब जाकर मेंडल का यहाँ पर क्या है कि स्वतंत्र अभिवन का नियम शामिल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या रीजन है कि क्रॉस ए में मेंडल का जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं हुआ और क्रॉस बी में जो है मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो हुआ। तो इसके रीजन हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड में रीड करेंगे। ठीक है बाबू।